नमस्कार। रमन क्लासेज के इस भाग में आपका स्वागत है। और आज छात्रों के मांग पर हम सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का जो हिस्ट्री चैप्टर है सोशल साइंस का, उस हिस्ट्री सब्जेक्ट में से आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसे शुरू करने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि छात्र इससे, जो सीबीएसई के छात्र हैं और बिहार बोर्ड के भी जो छात्र हैं, वो इससे अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज इस वीडियो को, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत उस देश के जो नागरिक होते हैं या किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं, वो अपने देश के प्रति इतने अधिक समर्पित हो जाते हैं कि वो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके लिए देश का विकास, देश की रक्षा और देश की जो प्रतिष्ठा है, यही सर्वोपरि होती है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जो यूरोप था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक शोरियू ने, जो फ्रांस के एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट थे, एक प्रसिद्ध कलाकार थे, चित्रकार थे, उन्होंने एक चित्र बनाया और चित्रों की जो श्रृंखला थी, 4 चित्रों की श्रृंखला इन्होंने बनाई और उस श्रृंखला का नाम था, उस चित्र का नाम था ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। और यह जो प्रिंट थी, यह जो चित्र था, इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का विस्तार हुआ, किस प्रकार से यूरोप के बहुत ऐसे देश थे जो अलग अलग भागों में, अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे और वो जो अलग अलग राज्य थे वो अलग अलग साम्राज्यों के अधीन थे और वहाँ के लोगों की भाषा, उनका रहन सहन, वो सब अलग था। तो भाषा के रूप में वो अलग थे, एक साम्राज्य के अंतर्गत थे, लेकिन उनमें समानताएं नहीं थी। वो सभी जो थे वो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते थे, उनमें एकता का अभाव था। फ्रांसीसी क्रांति ने संपूर्ण विश्व में जो राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 ईस्वी में, इसने राष्ट्रवाद के मार्ग को प्रशस्त किया। और फ्रांसीसी क्रांति के 3 आदर्श थे: स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विश्व बंधुता। इसी आदर्श को लेकर के फ्रांसीसी क्रांति हुई और इस आदर्श को कई देशों ने अपनाया और जो राष्ट्रवाद है वह राष्ट्रवाद आगे बढ़ा। तो फ्रेडरिक शोरियू जो थे, उन्होंने अपने चित्र के माध्यम से, अपने पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि संसार के, खास करके जो यूरोप के जो देश हैं, उन देशों के जो नागरिक हैं, वो किस प्रकार से एक जगह एकत्रित होकर के और पूरे संसार में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की कल्पना की और उसके लिए उन्होंने काम किया। इस चीज़ को दर्शाया उन्होंने। तो उस समय, इससे पहले जो था, फ्रांस, यूरोप में जितने भी देश थे वहाँ पर राजवंशीय परंपरा थी, वहाँ पर राजा का ही शासन था। 1789 ईस्वी से पहले भी राजतंत्र था और जो फ्रांस था वहाँ पर बुर्बो राजवंश का शासन था। और फ्रांस का जो अंतिम राजा हुआ 1789 ईस्वी तक, वो हुए लुई 16, जो निरंकुश राजतंत्र का बहुत बड़ा समर्थक था। और उनका जो स्टेटमेंट था, वो कहते थे कि यह चीज़ इसलिए सही है क्योंकि मैं इसे चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रवाद था, वह राष्ट्रवाद का जो मार्ग है वह फ्रांसीसी क्रांति ने प्रशस्त किया।
इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जर्मनी कई राज्यों में विभक्त था, उनमें एकता का अभाव था। ऐसे समय में कई ऐसे व्यक्ति हुए, कई ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया और राष्ट्रवाद के तहत जो यूरोप में राष्ट्रवाद था, उस राष्ट्रवाद का अर्थ था कि संपूर्ण राष्ट्र को एक करना। राष्ट्र के जितने भी अलग अलग हिस्से थे, जो अलग अलग राज्य थे, उनको एकीकृत करना। इसी राष्ट्रवाद की भावना के कारण जो इटली है, इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ और फ्रांस जो है, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था का अंत हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वह यूरोप में कई राष्ट्रों के एकीकरण के लिए सहायक सिद्ध हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, राष्ट्र का राष्ट्रीयता की भावना। कहता द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसने सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना को व्यक्त किया, स्पष्ट किया। कहता है कि in 1789 under the rule of an absolute monarch, the political and constitutional change that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizen। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति ने जो सत्ता था, सत्ता का जो केंद्रीकरण था फ्रांसीसी क्रांति से पहले, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद वह जो सत्ता था, जो निरंकुश राजतंत्र के हाथों में था, वह सीधे जनता के हाथों में आ गई। यानी जो संप्रभुता थी देश की, वह जनता के हाथों में आ गई। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपुल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। कहता है कि जब जनता के हाथों में सत्ता आई तो उसने राष्ट्र को एकीकृत किया, राष्ट्र को मजबूत किया और एक संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। का फ्रांसीसी क्रांति के बाद जिस सरकार का गठन हुआ, उसने फ्रांस के लोगों को उसकी पहचान दिलाई। द आइडिया ऑफ ले पैट्री एंड फादरलैंड, द फादरलैंड एंड ले सिटियोन। आइडिया ऑफ ले पैट्री का मतलब हुआ फादरलैंड यानी पितृदेश, और ले सिटियोन का अर्थ हुआ मातृदेश। इसने बताया कि किस प्रकार से जो फ्रांस के लोग हैं वे अपना एक सामूहिक पहचान बना सकते हैं, और फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के लोगों को समानता का अधिकार दिया। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर। फ्रांस की जो क्रांति हुई, इससे पहले फ्रांस का जो झंडा था, जो वहाँ का ध्वज था, वह एक राजवंश के शासन के अनुसार था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस का जो राष्ट्रीय ध्वज था वह अलग बना, और फ्रांस का जो संसद था जिसका नाम था स्टेटस जनरल, उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। जिन लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो लोग शहीद हुए, उनकी याद में वहाँ का जो राष्ट्रगान है उस राष्ट्रगान को तैयार किया गया और उसी राष्ट्रगान को गाया जाने लगा, जिसमें जो शहीद हुए थे उनका वर्णन किया गया था। न्यू हाइमन्स यानी जो राष्ट्र के लिए जो गान था उसको कंपोज किया गया, और एक केंद्रीय और शक्तिशाली शासन व्यवस्था की नींव डाली गई। कहता है ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ। सभी लोगों के लिए समान कानून प्रणाली को लागू किया गया। जो वंश के आधार पर विशेषाधिकार मिला हुआ था कुलीन वर्ग के लोगों को, राजवंश के लोगों को, उस सारे अधिकारों को
समाप्त कर दिया गया और जो जनता थी उसे समान अधिकार मिला। हालांकि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वह जिस आदर्श को लेकर के चला उस आदर्श का पूर्णतः पालन नहीं किया गया। जो अमीर लोग थे, अमीर लोगों को ही राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, उन्हें ही वोट देने का अधिकार मिला, उन्हें ही मत देने का अधिकार मिला। जो लोग संपत्ति विहीन थे उन्हें इससे अलग कर दिया गया। नापतोल की जो प्रणाली थी, वेट और मेजर सिस्टम जो था, उसे एक समान बनाया गया। जो रीजनल डायलेक्ट्स थे यानी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर जो फ्रांसीसी भाषा थी उसको महत्व दिया गया। It was spoken and written in Paris became the common language of nation. फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्र की कॉमन भाषा बनाई गई। The revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of French nation to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nation. फ्रांसीसी क्रांति के जितने भी क्रांतिकारी थे उनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ फ्रांस में ही राजसत्ता को समाप्त करना नहीं था, बल्कि जो फ्रांस के पड़ोसी देश थे वहाँ पर भी अपने विचारों को फैलाना था। इसलिए जब फ्रांस के जो 1789 ईस्वी के क्रांतिकारी दूसरे देशों में गए, अपने पड़ोसी देशों में, तो वहाँ के लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin club. जब यह सूचना, यह समाचार फ्रांस के पड़ोसी देशों तक पहुंची या यूरोप के अन्य देशों तक पहुंची, तो वहां पर भी जो छात्र थे और जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी विथ मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790। 1790 ईस्वी तक जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली तक पहुंच गए। With the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. कहता है अपने क्रांतिकारी विचारधाराओं के द्वारा जो फ्रांस की सेना थी वह अपने देश में तो राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया ही, साथ ही साथ विदेशों में भी राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने का काम किया। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. कहा जाता है कि नेपोलियन जब फ्रांस का शासक बना तो उसने जो व्यवस्था फ्रांस में रखी उसी तरह की व्यवस्था उसने उसके जितने भी विजित प्रदेश थे, जिन प्रदेशों पर फ्रांस का कब्जा था, वहाँ पर भी उस व्यवस्था को नेपोलियन ने लागू किया, जिस व्यवस्था को हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. हालांकि नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि इसने डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर दिया, यानी प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी उसके द्वारा जितने भी सुधार किए गए इससे फ्रांस की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई और फ्रांस में एक समान मीट्रिक प्रणाली को जो नेपोलियन थे उन्होंने लागू किया। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा देश था जहां पर उसके सारे प्रदेशों को मिलाकर के 32 प्रकार के जो करेंसी थे वो चलाए जाते थे। अलग अलग प्रदेशों की करेंसियां अलग अलग थी, जिस कारण से व्यापार में काफ़ी कठिनाई होती थी, जिसे नेपोलियन ने घटा करके 2 करेंसी कर दिया। नेपोलियन के समय में फ्रांस में 2 प्रकार की मुद्राएं चलती थी, जिसे हम अंग्रेजी में करेंसी कहते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जो नेपोलियन था वह फ्रांस के प्रशासनिक व्यवस्था में
प्रशासनिक तंत्र में नेपोलियन के राजा बनने के बाद वहाँ पर बहुत कुछ सुधार हुआ। और आज के इस चैप्टर के लिए इतना ही है। फिर हम इसका नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे तो उसको छात्र देखेंगे। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।